नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर केंद्र में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो फॉरेस्ट्री का पेपर होने वाला है एसीएफ और रेंजर के पदों के लिए, उसमें जो फॉरेस्ट्री विषय है यानी वानिकी जो पेपर 2 में आएगा, उसकी हम आज से क्लास शुरू करने वाले हैं। उसमें हम सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर के जो पेपर होने वाले हैं, उसमें जो पेपर 2 का जो हिस्सा है फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस वानिकी के हर टॉपिक को हम लेकर चलेंगे, सभी को कवर करेंगे। तो आज दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले सिल्वीकल्चर जनरल, जिसको कहा जाता है वन संवर्धन। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, आज हम ये पहला टॉपिक है दोस्तों शुरू कर रहे हैं। सिल्वीकल्चर का आज छोटा सा हिस्सा करेंगे, इसके बाद दूसरा हिस्सा आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों सिल्वीकल्चर जनरल यानी वन संवर्धन ये होता क्या है, तो आ जाते हैं हम अगले स्लाइड पे, जहां पे लिखा हुआ है कि सिल्वीकल्चर इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स। ठीक है, यहां पे कहता है कि सिल्वीकल्चर वह आर्ट है और साइंस है जो कि फॉरेस्ट क्रॉप के कल्टीवेशन से डील करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि सिल्वीकल्चर यानी वन संवर्धन, वन संवर्धन को वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये हमारा एक पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम ये दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में सिल्वीकल्चर इज दैट ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर एंड रीजनरेशन ऑफ स्टैंड्स। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, तो इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि यह वानिकी की वह शाखा है जो स्टैंड की स्थापना, विकास, देखभाल और उत्थान से संबंधित है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसमें एक सवाल आता है कि स्टैंड क्या होता है। फॉरेस्ट स्टैंड इज यूनिफॉर्म कम्युनिटी ऑफ ट्रीज इन कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एज, साइज, क्लासेस, क्वालिटी एंड लोकेशन। यानी आप लोग दोस्तों कभी अगर जंगलों की यात्रा किए होंगे तो वहां देखे होंगे दोस्तों कि जो पेड़ लगे रहते हैं वो एक सीध में लगे रहते हैं, मतलब एक के पीछे आप देखेंगे ना, तो या तो आपको डायगोनली ही सारे पेड़ दिखाई देंगे या सामने आपके परपेंडिकुलर पेड़ दिखाई देंगे, यानी एक सीध में सारे पेड़ रहते हैं। तो वो उसको हम स्टैंड बोलते हैं। और वो उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, जो वहां पे ट्रीज रहती है उनकी कॉम्पोजिशन हो गई, उनके स्ट्रक्चर हो गए, उनकी एज हो गई, जो कि लगभग देखो जितनी भी प्लांटेशन होगी जब एक साथ होगी तो लगभग सभी की जो ये कॉम्पोजिशन है वो सेम ही रहेगी। तो उसमें साइज आ गया, उनकी क्लास हो गई, उनकी ब्रीड हो गई, उनकी क्वालिटी हो गई और उनका लोकेशन हो गया। इन सभी फैक्टर्स को मिला दे तो हम उसे फॉरेस्ट स्टैंड बोलते हैं, और स्टैंड भी सिर्फ बोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि स्टैंड क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो सिल्वीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम सिल्विस। सिल्विस का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो सिल्विस इज द स्टडी ऑफ द लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड क्रॉप्स विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी कि सिल्विस जो है वह पर्यावरणीय कारकों के विशेष संदर्भ में जीवन के इतिहास और वन वृक्षों और फसलों के सामान्य विशेषताओं का अध्ययन है। अब आगे चलते दोस्तों। सिल्वीकल्चर practice consists of various treatment of forestry stands that may be applied to maintain and enhance their productivity। तो सिल्वीकल्चर का दोस्तों हम जब इस पेपर में टॉपिक आ रहा है यानी उसको बहुत ही विशेष महत्व है, और जब वो स्टडी है कि फसलों की खेती, जो वन फसल होते हैं उनकी खेती का कला और विज्ञान से आधारित है, तो इसका ये भी मतलब होगा दोस्तों कि सिल्वीकल्चर की प्रैक्टिस में वह विधि अपनाई जाती है जिनका उपयोग अपनी उत्पादकता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए लागू किया जा सकता है। यानी सिल्वीकल्चर एक विज्ञान है दोस्तों।
तो उसका उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तभी ना दोस्तों फॉरेस्ट स्टैंड बनाया जा रहा है और लाइन से सारे पेड़ों का मतलब पौधों का रोपण किया जाता है जो कि वृक्ष बनते हैं। और हमें बहुत अच्छा भी लगता है देख के कि वन इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उसका संवर्धन किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब आप फॉरेस्ट के पेपर क्लियर कर देंगे तो वहां पे आपको फॉरेस्टर की जॉब रहेगी, यानी आप एक तरीके से फॉरेस्टर ही कहलाएंगे वहां पे, यानी वनपाल। तो उनकी क्या ड्यूटी होंगी? द ड्यूटी ऑफ फॉरेस्टर विथ रेस्पेक्ट टू सिल्वीकल्चर आर टू एनालाइज द नेचुरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑन ईच स्टैंड under his care and to derive and apply treatment most appropriate to the objective of management। बहुत ही उलझी हुई लैंग्वेज लग रही है दोस्तों ये इंग्लिश में, लेकिन क्या करें, ये इसकी डेफिनेशन है जो हम सभी को पता होनी चाहिए कि फॉरेस्टर का काम क्या है। क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है दोस्तों कि फॉरेस्टर का काम क्या है, उसमें ऑप्शन दे देगा दोस्तों, और ऑप्शन में ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है और इसी में से अगर एक विकल्प आ गया और आपने पढ़ा रहेगा तो आप आसानी से उसको टिक करके आ जाएंगे। तो हम लोग इसको समझते हैं दोस्तों कि वनपाल का कर्तव्य है कि जो स्टैंड लगा रहे उसकी देखभाल, प्राकृतिक और आर्थिक कारकों का विश्लेषण करना और प्रबंधन के उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त बनाना और लागू करना। बहुत सिंपल है दोस्तों। जो भी फॉरेस्ट स्टैंड लगे रहेंगे उनका विश्लेषण करना है, उनका प्रबंधन करना है, उनका देखभाल करना है और उसको इतना उपयुक्त बनाना है कि जो उद्देश्य है वो सफल हो जाए और उसे लागू भी करना है। इतने सारे फैक्टर्स दोस्तों एक वनपाल को देखने पड़ते हैं जो वहां पर फॉरेस्टर ड्यूटी में होता है, जिसके चार्ज में वो एरिया होता है जहां पे स्टैंड लगे हुए हैं। अब दोस्तों हम आगे आते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन, यानी कि वनस्पति को प्रभावित करने वाली क्या क्या परिस्थिति की होती है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो पहला आता है दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। जब पौधे रोपण होंगे दोस्तों तो उनके विकास के लिए प्रकाश सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए। अगर उसको जितना अच्छा प्रकाश मिलेगा दोस्तों, उसी से वो अपना फूड बनाता है, अपना भोजन बनाता है और अपना ग्रोथ करता है। तो फोटोसिंथेसिस फैक्टर होता है दोस्तों एक। इसके बाद आता है दोस्तों ये जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये क्लाइमेटिक फैक्टर रहेगा, यानी जलवायु कारक। तो यहां से शुरू होता है दोस्तों जलवायु कारक। तो जलवायु कारक में क्या रहेगा दोस्तों? रेनफॉल, यानी वर्षा अगर जितनी अच्छी होगी वनों के विकास के लिए उतना सहायक होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां वर्षा बहुत कम होती है, तो वहां पर जो वन नहीं ना के बराबर ही पाए जाते हैं। लेकिन यही आप देखेंगे जब भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो वहां वर्षा बहुत अच्छी होती है। तो जो वर्षा वन पाए जाते हैं वो भूमध्य रेखा पे ही पाए जाते हैं और अच्छी वर्षा से बहुत अच्छे वन वहां पे होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी वायुमंडल की आर्द्रता। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। ह्यूमिडिटी से भी जो वन होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके ग्रोथ में वो सहायक होता है। इसके बाद आता है दोस्तों विंड। जैसी विंड रहेगी दोस्तों, विंड के धीमे चलने, तेज चलने और अलग अलग प्रकार की जो विंड जो चलती है तो वो प्रभावित करती है दोस्तों वनों को, और उस हिसाब से वन अपने पनपते हैं। विंड का काम दोस्तों जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंचाने का भी काम होता है दोस्तों। तो इससे भी प्लांट को ग्रोथ में बहुत सहायता मिलती है। इसके बाद आता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो जो गैस होते हैं दोस्तों एटमॉस्फेयर में हमारे कई तरीके की गैस पाई जाती हैं, जिसमें से प्रमुख जो हम नाम ले जानते हैं, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई। इसके बाद है दोस्तों टेम्परेचर।
टेम्परेचर भी बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है दोस्तों। अगर कहीं पे जैसे आपने देखा होगा बहुत ठंडा इलाका है, बहुत ही ठंडा इलाका है, तो वहां पर अलग तरीके के पौधा वृक्ष उगते हैं, या वेजिटेशन जो होती है वो अलग तरीके की होती है। जहाँ पे रेनफॉल होगा वहां अलग तरीके की होगी, जहाँ गर्मी होगी वहां अलग तरीके की वेजिटेशन होगी। तो जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो वनस्पति को प्रभावित करने के लिए परिस्थितिकी हैं, वो अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे प्रभावित करती हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे आते हैं। एक लाइट इंटेंसिटी और लाइट क्वालिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी अच्छी लाइट रहेगी वो फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छा सहायता करेगी और पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत काम आएगी। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन। तो दोस्तों फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या हो सकता है? तो पहला आता है दोस्तों एल्टीट्यूड, यानी जो फॉरेस्ट स्टैंड लगे हुए हैं वो कैसे एल्टीट्यूड पे लगे हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हैं तो वहां पर अलग तरीके की पौधारोपण हो सकता है ना भी हो पाए। बहुत ज्यादा समुद्र के किनारे हैं तो जहाँ पे एकदम समुद्र के बगल में रहने के कारण वहां पे अलग तरीके की वेजिटेशन को लगाया जाएगा। तो एल्टीट्यूड भी बहुत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ स्टीपनेस एंड सनलाइट ऑन वेजिटेशन। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि किसी ढलान वाली सतह पे लगाया हुआ है, पौधारोपण किया गया है, तो उसका भी बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग जो वेजिटेशन होगी वो अलग अलग तरीके से पनपेगी, और वहां पे सनलाइट भी अलग अलग तरीके की पड़ेगी। सबसे ऊंचाई वाले को सबसे ज्यादा सनलाइट मिलेगा, नीचे वाले को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा सनलाइट के लिए। तो ये भी प्रभावित करता है। इसके बाद दोस्तों डायरेक्शन ऑफ स्लोप्स। तो स्लोप का जो डायरेक्शन हुआ, जो हम लोग पिछले पॉइंट में पढ़े कि इफेक्ट ऑफ स्टिफनेस, तो जो स्लोप की जो डायरेक्शन हुई, मान लीजिए कि कोई स्लोप की डायरेक्शन सूर्य की तरफ है, सूर्य जहां पे चलता है उसकी तरफ है, तो उसका अलग तरीके से प्रोपोगेशन होगा, यानी वो जो स्टैंड होंगे वो अलग तरीके का व्यवहार करेंगे अपने ग्रोथ में। और जो सूर्य की विपरीत दिशा में होंगे वहां पर छांव पड़ेगी तो वहां अलग तरीके का व्यवहार करेंगे। तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है। इसके बाद दोस्तों इसमें आ जाता है और आगे, अदर फैक्टर्स आर दैट प्लांट इटसेल्फ हैव सम इफेक्ट ऑन रेट ऑफ ग्रोथ। तो उन तीनों बिंदुओं के अलावा प्लांट के भी अपने कुछ इफेक्ट हैं जो उसके ग्रोथ में प्रभाव डालते हैं। तो वो क्या क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। एज ऑफ प्लांट, प्लांट की उम्र भी जो होती है वो उसके ग्रोथ में प्रभाव डालती है अपने तरीके से। इसके बाद क्लोरोफिल कंटेंट, प्लांट में जो क्लोरोफिल कंटेंट होगा वो उसमें प्रभाव डालेगा। इसके बाद जीनोटाइप, जीनोटाइप से अर्थ हुआ जो प्लांट की जो जीन्स होगी, यानी वो किस वंशावली को से आया होगा और वो कितना ग्रो कर सकता है, वो उसके जो वंश क्रम होंगे उसके अनुसार वो अपना व्यवहार करेगा। इसके बाद सम लेस अंडरस्टूड केमिकल फीचर्स ऑफ प्लांट, यानी कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं दोस्तों जो अभी तक समझने बाकी हैं, और जब समझ में आएंगे तो दोस्तों वैज्ञानिक उसको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे आ जाते हैं। तो एक फैक्टर और है प्लांट न्यूट्रिशन। दोस्तों हम सभी को खाने की भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और उसके साथ ही न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता पड़ती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये प्लांट के जो ग्रोथ में भूमिका निभाता है वो प्लांट के पोषक तत्व जो होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें आ जाता है दोस्तों, देखिए ये एसेंशियल एलिमेंट होते हैं और इनके जो एब्सेंस होता है, मतलब अगर ये ना मिले तो प्लांट का ग्रोथ एबनॉर्मल भी होता है। इसके बाद दोस्तों इफ विदाउट इट प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट हाई साइकिल, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ तो होगा ही,
उसका जो हाई साइकिल होगा यानी उच्च स्तर पे पहुंचने का जो साइकिल होगा वो भी प्लांट नहीं पहुंच सकता उसके बिना भी। इसके बाद देखिए हम लोग आ जाते हैं कि वो जो न्यूट्रिशन है यानी पोषक तत्व हैं वो क्या क्या होते हैं और सॉइल से हमको क्या क्या मिलता है। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, बोरोन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और आयरन। दोस्तों ये 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं दोस्तों, जो कि सॉइल से लेता है एक प्लांट और अपने ग्रोथ में उसका उपयोग करता है। पोषक तत्व दोस्तों उसके ग्रोथ के लिए बहुत काम आते हैं, और बिना पोषक तत्व के तो दोस्तों सिर्फ भोजन बना के उसका काम नहीं चल सकता। पोषक तत्व बहुत जरूरी है। अब आइए दोस्तों हम अगला देखते हैं कि अगर ये पोषक तत्व ना मिले तो इनमें से हम कुछ पोषक तत्वों की चर्चा करेंगे जिनके नहीं मिलने से प्लांट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और वो कैसे इफेक्ट डालता है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, यानी वो प्लांट में अगर होता है तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन सिम्टम्स इंक्लूड पुअर प्लांट ग्रोथ एंड लीव बिकम पेल ग्रीन और येलो बिकॉज दे आर अनेबल टू मेक सफिशिएंट क्लोरोफिल। तो जब नाइट्रोजन नहीं मिलेगा दोस्तों तो वो सफिशिएंट क्लोरोफिल नहीं बना पाएगा, और क्लोरोफिल नहीं बना पाएगा तो दोस्तों प्लांट की बहुत पुअर ग्रोथ होगी। इसके साथ ही दोस्तों जो पत्तियां हैं वो हल्की हरी होंगी या फिर आगे चलते हैं, हाँ हल्की हरी होंगी और या फिर येलो रंग की हो जाएगी, पीले कलर की हो जाएंगी। तो दोस्तों वो प्लांट को दिखाएगा कि बीमार है, उससे ये लगेगा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्लोरोटिक। अगर पत्तियां अपना रंग बदल देती हैं, अपने नॉर्मल व्यवहार से अलग व्यवहार करती हैं, तो उसे हम क्लोरोटिक बोलते हैं। क्लोरोटिक का मतलब क्या है दोस्तों? क्लोरोटिक को आप लोग याद करेंगे कि जब कोई पत्ती अपना नॉर्मल ग्रीन कलर छोड़ दे तो वो क्लोरोटिक हो जाती है। यानी सिर्फ ये नाइट्रोजन का केस में नहीं रहेगा, अगर कोई दूसरे सिम्टम्स भी हैं और अगर उसमें कलर छोड़ देती है पत्ती तो क्लोरोटिक पत्ती कहलाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिगर में हम देख रहे हैं कि ये पुअर नाइट्रोजन के अभाव में ये पत्ती ने हल्का हरा रंग ले लिया है, यहाँ पर देखिए, और पीला रंग तो ले ही लिया है। तो ये नाइट्रोजन की कमी दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सल्फर की कमी। तो सल्फर की कमी से क्या होता है दोस्तों? सल्फर डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन यूनिफॉर्म पेल ग्रीन क्लोरोसिस थ्रू आउट द प्लांट। सल्फर की कमी से पूरे प्लांट में पेल ग्रीन क्लोरोसिस होता है दोस्तों। क्लोरोसिस यानी जो ओरिजिनल हरा रंग है उसको छोड़ देना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वेन्स जो होती हैं डू नॉट रिटेन अ ग्रीन कलर, यानी वेन जो जब आप पत्ते उठाएंगे तो पत्ते को देखिएगा दोस्तों, उसमें आपको छोटी छोटी वेन्स नजर आएंगी, मतलब एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई उसकी नसें नजर आएंगी। तो वो जो होती हैं वो ग्रीन कलर रिटेन नहीं कर पाती हैं सल्फर जब नहीं रहता है तब। तो कैसा दिखेगा दोस्तों? आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये पत्तियां जो हैं वो जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि लाइन लाइन जो दिख रहा है वो उसकी वेन्स हैं और वो मेंटेन नहीं कर पा रही है ग्रीन कलर। इसके बाद जो डेफिशिएंसी हम अगली पढ़ते हैं दोस्तों, फास्फोरस। तो कोल्ड टेम्परेचर रिटार्ड रूट ग्रोथ एंड रिड्यूस द फास्फोरस अपटेक इन प्लांट। जो ठंडा टेम्परेचर होता है दोस्तों तो उसमें रूट ग्रोथ रोकता है, और उससे क्या होता है कि फास्फोरस का जो अपटेक होता है यानी प्लांट फास्फोरस को ग्रहण नहीं कर पाता। तो फैक्टर्स सच एज सॉइल कॉम्पैक्शन, इंसेक्ट प्रेशर और पुअर सॉइल हेल्थ कैन कॉज फास्फोरस डेफिशिएंसी। तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि सॉइल अगर एकदम कॉम्पैक्ट रहेगा, इंसेक्ट का अगर प्रेशर रहेगा और पुअर सॉइल हेल्थ अगर रहेगा तो उसकी वजह से फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है पौधों में। तो ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? तो ये देखिए यहाँ दो इमेज है, पहली इमेज ये है, दूसरी इमेज ये है।
तो पहली इमेज में आप देख रहे हैं कि पत्ती के किनारे किनारे वॉयलेट रंग हो चुका है, और दूसरी इमेज में दो इमेज है, एक पत्ती अच्छी है और उसी का जो फास्फोरस की जो डेफिशिएंसी हो गई है तो वो वॉयलेट रंग में हो चुका है। तो इससे हमें पता चलता है कि फास्फोरस की इसको डेफिशिएंसी है। अब आते हैं दोस्तों पोटेशियम। ब्राउन स्क्रॉचिंग, कर्लिंग ऑफ लीव्स टिप्स, कर्लिंग ऑफ लीफ टिप्स। तो जो पोटेशियम की वजह से क्या होता है दोस्तों कि पत्तियां जो हैं वो एकदम जो उसके पत्तियों के जो सिरे होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं, यानी मुड़ जाते हैं, और वो एकदम झुलसाने जैसे होते हैं, जले हुए जैसे हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये होता है दोस्तों कि इसमें पर्पल स्पॉट्स में ऑल्सो अपीयर ऑन लीफ अंडर साइड, अंदर में जो पर्पल स्पॉट्स है वो बन जाएंगे। और प्लांट ग्रोथ, रूट डेवलपमेंट एंड सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट आर यूजली रिड्यूस्ड इन पोटेशियम डेफिशिएंट प्लांट। जिन भी पौधों को दोस्तों पोटेशियम की कमी होगी उनके सीड और फ्रूट के डेवलपमेंट में बहुत असर पड़ेगा दोस्तों, उनके रूट के डेवलपमेंट में बहुत असर पड़ेगा, उनके पूरे प्लांट ग्रोथ में ही बहुत असर पड़ेगा। तो ये कैसा होता है दोस्तों, देखिए जैसा बता रहा था कि ब्राउन स्क्रॉचिंग यानी एकदम झुलसा हुआ पत्ता किनारे से, उसके बाद कर्लिंग ऑफ लीव्स यानी आप देख रहे होंगे कि ये झुलसने के साथ ही मुड़ भी जाता है उसका पत्ते का सिरा, तो वो हो गया। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो होती है दोस्तों वो एसिडिक सॉइल की वजह से होती है, यानी जो वो एसिडिक हो जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, द नेट ग्रोथ एंड रैपिडली ग्रोइंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स आर अफेक्टेड फर्स्ट, यानी जो पूरी ग्रोथ होती है और जो टिश्यू होता है प्लांट का जो बहुत जल्दी ग्रो करेगा, कोई भी प्लांट का जो टिश्यू होगा जो सबसे जल्दी ग्रोथ करेगा वो सबसे पहले प्रभावित होगा। तो सबसे ज्यादा जो तेजी से ग्रो करेगा दोस्तों उसमें वो होता है उसका फल, कोई भी पौधे का फल जो होता है वो सबसे जल्दी ग्रो करता है। तो ये देखिए दोस्तों ये इफेक्ट कर गया है, ये टमाटर है यहाँ पे और ये सड़ चुका है क्योंकि इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो इस वजह से इसमें ये प्रभाव आया है। अब दोस्तों मैग्नीशियम है, तो प्लांट यूज मैग्नीशियम आयन टू मेक क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। मैग्नीशियम इज नीडेड टू गिव लीव्स देयर ग्रीन कलर। देख लीजिए दोस्तों मैग्नीशियम की आवश्यकता क्यों है, वो लीव को ग्रीन कलर देता है। So when there is deficiency, yellow breaks through between the veins and around the leaves edges inside. ठीक है दोस्तों, इसकी कमी से भी येलो कलर आएगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम सॉल्ट इसका ट्रीटमेंट है। ये देखिए दोस्तों ये पत्ती में येलो कलर आ चुका है, ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी दर्शा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स थे जो अफेक्ट कर रहे थे, सिम्टम्स थे। पहले तो जो कमी है सॉल्ट्स की, जो न्यूट्रिशन की कमी है, तो उनमें से हमने कुछ पॉइंट्स देखे दोस्तों कि कुछ अगर खनिज नहीं मिलते हैं, कुछ लवण अगर नहीं मिलते हैं पौधों को, तो उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर आज का ये पहला लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। सिल्वीकल्चर यानी वन संवर्धन जो हो गया उसकी ये पहली क्लास थी। इसके बाद हम आगे आने वाले दिनों में दोस्तों और भी टॉपिक्स कवर करेंगे और सारे टॉपिक्स कवर करेंगे दोस्तों। आप सभी जुड़े रहिएगा और इन सब के प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ये सभी आपके काम आएंगे दोस्तों। आने वाले दिनों में हम इसका मॉक टेस्ट भी शुरू करेंगे ताकि आपका वानिकी वाला जो एरिया है वह अच्छे से कवर हो जाए, आप अच्छे से उसमें स्कोर कर सके। इसी के साथ ही दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। सभी को जय हिंद।